अब तक हमने ये जाना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वर्णन मैक्सवेल के इक्वेशंस करते हैं। मैक्सवेल का ये मानना था कि जिस तरह साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का संचारण करने के लिए एक माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, जो मीडियम है हवा, शायद कुछ वैसे ही रोशनी के साथ भी होता होगा। और उन्होंने ईथर मीडियम का प्रस्ताव रखा, जिसकी खोज में फिर सारे वैज्ञानिक लग गए। एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ले ने इतिहास की सबसे सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट की और ये एक्सपेरिमेंट भी ईथर को खोज पाने में नाकामयाब रही। अब लोगों को शक होने लग गया मैक्सवेल के इस आइडिया पर। इस पर जॉर्ज फिट्जगेराल्ड और हेनरिक लॉरेंस ने लॉजिक दिया, शायद ईथर में चलने वाली सारी चीजों के आकार में थोड़ा बदलाव आ जाता हो और जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि अब तक हम तो ईथर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे। सो अगर समझदारी से सोचा जाए तो ईथर और उसके वजूद को डिफेंड करने का कोई तर्क ही नहीं बनता, बल्कि हमें एक ऐसी किसी थियरी की जरूरत है जो बिना ईथर के काम करती हो। और अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर खरी उतरती है तो ईथर का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिस्प्रूव हो जाएगा। और उन्होंने एग्जैक्टली यही अपने न्यू थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के साथ करके दिखाया। क्या आप सोच सकते हो कि एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट आकार में छोटा होते चले जा सकता है और उसके लिए समय यानी टाइम भी स्लो होने लगेगा। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के दो मुख्य कॉन्सेप्ट्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी और भी कई नई चीजों को साथ लेकर आती है जिन्हें लोग उस समय समझ ही नहीं पाए थे, और इसी वजह से उन्हें कई किस्म के विचित्र सवाल परेशान करने लगे थे, जिनमें से सबसे फेमस था दी ट्विन पैराडॉक्स। फ्रेंड्स, ट्विन पैराडॉक्स को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्पेस टाइम क्या है और किस तरह से आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी ने न्यूटन के जाने माने आइडियाज को चुनौती दी और उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन थे तो जीनियस साइंटिस्ट, लेकिन उनके समय में ऐसा माना जाता था कि स्पेस और टाइम दोनों अलग है। हर वस्तु का आकार एब्सोल्यूट होता है, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होगा। पर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आइंस्टाइन के हिसाब से लाइट के स्पीड के करीब एक क्यूब शेप का बॉक्स क्यूबॉइड के रूप में नजर आने लगता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? अब ये आइडिया थोड़ा नया जरूर है, क्योंकि हमारी धारणा कुछ ऐसी है कि हम असल जिंदगी में चीजों के आकार में कोई बदलाव नहीं देखते, लेकिन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का फर्क है, जिसे हम रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के नाम से जानते हैं। अब ये रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी क्या है? तो स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि कोई इवेंट अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दृष्टिकोण में एक साथ हुई हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ऐसा हो। इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेन की बोगी में हैं, जिसके फ्रंट और एंड में एक एक लाइट बल्ब है और दोनों बल्ब को एक ही स्विच से कनेक्ट किया गया है ताकि आप एक साथ दोनों बल्ब को ऑन या फिर ऑफ कर सको। इन बल्ब्स का स्विच बोगी के सेंटर में है और उसके आसपास आप भी खड़े हो। अब ट्रेन चलने लगी है और आपने बल्ब्स को ऑन कर दिया। आपके लिए दोनों बल्ब्स एक ही साथ ऑन होंगे, क्योंकि दोनों बल्ब से निकली हुई लाइट आपकी आंखों तक एक ही साथ पहुंचेगी और जिसकी वजह से आपको दोनों बल्ब्स एक साथ ऑन होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दोस्त उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे वो बल्ब पहले जलती हुई दिखेगी जो उसके पास है, क्योंकि दोनों बल्ब से निकली हुई लाइट सेम स्पीड से उसके तरफ ट्रैवल करेगी, लेकिन एक लाइट को ज्यादा समय लगेगा दूसरे के मुकाबले और उस इंसान के नजरिए में दोनों बल्ब्स एक ही साथ नहीं जलेंगे। मतलब दोनों घटनाएं नॉन साइमल्टेनियस होगी। बट फ्रेंड्स, ये तो हर कोई पहले से जानता है, राइट? इसमें आइंस्टाइन ने नया क्या किया? तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि लाइट इन्फिनिट गति से चलती है, जिसका मतलब दोनों बल्ब सभी इंसानों के लिए एक ही साथ जलेंगे। बट ऐसा नहीं था और इसने हमें ये बताया कि बेसिकली लाइट की भी एक लिमिटेड स्पीड है जिसे मेजर किया जा सकता है, और यही है साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट और स्पेशल रिलेटिविटी के सभी वियर्डनेस का कारण। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक खास किस्म के इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का कलेक्शन है जो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दृष्टिकोण बदलने में मदद करता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में यही इक्वेशंस हमें बताएंगे कि प्लेटफॉर्म पे खड़े आपके दोस्त को दोनों बल्ब्स के जलने के बीच कितना समय का अंतर दिखेगा बेस्ड ऑन उसके खुद के और बल्ब्स की पोजीशन स्पेस में। इसी साइमल्टेनिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से कई विजुअल इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं स्पेशल रिलेटिविटी में, और दी वर्ल्ड फेमस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उनमें से ही एक है। फ्रेंड्स, चीजें रफ्तार की वजह से आकार में श्रिंक यानी छोटी होती हुई क्यों दिखाई देती है? इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी चीज की लंबाई को हम कैसे नापते हैं। हम एक ही समय पर उसके दोनों एंड्स की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं और उनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं।
अब फ्रेंड्स, जब मैं कहता हूँ एक ही समय पर, तो जरा गौर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव रिलेटिविटी पर पड़ता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक ही टाइम पर उस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड पॉइंट्स को मेजर करना है, पर साइमल्टेनिटी की वजह से तेज रफ्तार में होने पर यह संभव नहीं हो पाता है और नतीजन दोनों एंड पॉइंट्स को हम एक ही पल में मेजर नहीं कर पाते और इसीलिए हमें वो चीज का आकार छोटा दिखाई देने लगता है। लेकिन साइमल्टेनिटी सिर्फ लेंथ के ही मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि टाइम यानी समय की रफ्तार को भी इफेक्ट करती है और इसे ही हम दी टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन हमें समय के बहाव के बारे में बताता है। स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? तो बिल्कुल गौर से सुनना। रिलेटिविटी के मुताबिक समय का बहाव ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग गति से होता है और इसी वजह से एक यूनिवर्सल फ्लो ऑफ टाइम जैसी कोई भी चीज नहीं होती। यानी समय हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग गति से आगे बढ़ती है, इवन आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। हम तक सूरज की किरणों को आने में 8 मिनट लगते हैं। सूरज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम हर वक्त 8 मिनट पास्ट में हैं और अगर सन अपनी जगह से गायब हो जाए तो इसका पता हमें 8 मिनट बाद ही लगेगा। अक्सर हम इन बातों को समराइज करने के लिए कह देते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सभी एक साथ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपका पास्ट किसी का फ्यूचर और किसी का फ्यूचर किसी दूसरे के पास्ट में होना बिल्कुल संभव है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से परिचित है, तो चलिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि तेज रफ्तार पर स्पेस और टाइम किस तरह से बिहेव करता है और क्यों हम उन्हें एक साथ स्पेस टाइम कहते हैं। इमेजिन कीजिए हम फ्यूचर में आ गए हैं, जहां हमने मार्स को कॉलोनाइज कर लिया है, सूरज की ऊर्जा को सोखने के लिए डायसन स्फीयर्स बना लिए हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसकी मदद से हम लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है और आप अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों छुट्टियां मनाने मार्स पे निकले हो। आपके पेरेंट्स आपको स्पेसशिप के पास छोड़ने आए हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेसशिप में चले जाते हो। जब स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब होगी तो स्पेशल रिलेटिविटी के इफेक्ट्स काफी आसानी से देखे जा सकेंगे। उस वक्त आपके पेरेंट्स आपको और आपकी स्पेसशिप को सिकुड़ते हुए देखेंगे और आप लोग इस तरह से मूव होते दिखोगे जैसे आप स्लो मोशन में हो। लेकिन ऐसा सिर्फ आपके पेरेंट्स को दिखेगा, मगर आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड या उससे तेज गति से ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन क्या आप जानते हो ऐसा क्यों है और ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, जिसे हमने पहले ही डिस्कस किया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक ऐसा फैक्टर होता है जिसे हम गैमा फैक्टर कहते हैं और जो कुछ इस तरह दिखता है। इसे मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए एक खास कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है और वो है कि कोई भी चीज जिसके पास एनर्जी और इनर्शिया दोनों हो, वो लाइट और उसकी गति से तेज कभी भी नहीं चल सकती, या दूसरी भाषा में इंफॉर्मेशन कैन नेवर ट्रैवल फास्टर देन लाइट। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्या मतलब है, मैं सुन सकता हूँ आप ये पूछ रहे हो। तो कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे लाइट के वेव्स जिसमें हम उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज करके मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे वेव की एम्पलीट्यूड 5 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसे हम बाइनरी लैंग्वेज में 1 मानेंगे और नहीं है तो उसे 0 माना जाएगा और लो हो गया आपका कम्युनिकेशन डिवाइस तैयार। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो कि लाइट के स्पीड से फास्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेसशिप में बैठे बैठे हो और आप बोर हो गए हो तो चलिए एक वॉक पर चलते हैं। इस वक्त आपकी स्पेसशिप 99.9999% लाइट की स्पीड से चल रही है और अगर आप अंदर स्पेसशिप में 0.001% लाइट की स्पीड से और एक्सेलरेट कर सको तो कॉमन सेंस कहता है कि आप स्पीड लिमिट यानी लाइट की स्पीड को पार कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि टाइम भी स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरह से कि आप यूनिवर्सल स्पीड लिमिट जो कि लाइट की स्पीड है को वायलेट ना कर सको। मानो ऐसे जैसे स्पेस और टाइम मिलकर आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हो, मगर आपको इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं पड़ेगी और आपके दोस्तों को भी नहीं। जो लोग बाहर है रेस्ट में, उनके कंपैरिजन में आपकी हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, ब्रेन में न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन, आपके शरीर के एटम्स का वाइब्रेशन सब कुछ स्लो हो चुका होगा। है ना इंटरेस्टिंग? फ्रेंड्स, जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ही प्रॉमिस किया था कि ट्विन पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो चलिए मिलकर उसे ही सॉल्व करते हैं। तो ट्विन पैराडॉक्स ऐसा है कि 2 ट्विन्स हैं, जिसमें से एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट के स्पीड के सिग्निफिकेंट % स्पीड से स्पेस ट्रैवल करने चला जाता है और जब वही ट्विन स्पेस में 2 साल बिताकर वापस घर आता है तो अपने जुड़वा भाई को उम्र में बूढ़ा पाता है। फ्रेंड्स, हम गैलीलियन रिलेटिविटी के मुताबिक जानते हैं कि मोशन रिलेटिव है और हर ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दृष्टिकोण में रेस्ट में होता है। तो इसीलिए अर्थ ट्विन को लगेगा कि वो रेस्ट में है और उसका भाई स्पेस में मूव कर रहा है, पर वहीं इसी लॉजिक से स्पेस ट्विन को लगेगा कि वो रेस्ट में है और अर्थ ट्विन ही वो है जो मूव कर रहा है।
जैसे हम स्पेशल रिलेटिविटी में कहते हैं टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि मूविंग क्लॉक्स एजेस स्लोअर देन नॉन मूविंग क्लॉक्स, लेकिन स्पेस ट्विन के लिए तो वो खुद स्थिर है, राइट? और अर्थ ट्विन मूव हो रहा है, तो किसके लिए असल में समय स्लो होगा? वेल, ऑब्वियसली द स्पेस ट्विन के लिए। लेकिन इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि अर्थ ट्विन अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थिर है, जहां दूसरी तरफ स्पेस ट्विन एक्सेलरेट होता है 3 बार। एक बार स्पीड अप होने के लिए, दूसरी बार यू टर्न लेते हुए और तीसरी बार डी एक्सेलरेट होते हुए, जो विज्ञान की नजर में एक्सेलरेशन की ही तरह है। यही एक्सेलरेशन इस ट्विन पैराडॉक्स का सोल्यूशन है, और जो ट्विन एक्सेलरेट कर रहा था सिर्फ उसी के लिए टाइम डायलेशन होगा। टाइम दोनों के लिए अलग अलग रेट से फ्लो हो रही थी, पर फ्लो रेट में बदलाव सिर्फ एक्सेलरेशन के समय ही आता है। और फ्रेंड्स, यही था दी ट्विन पैराडॉक्स और उसका सोल्यूशन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने आपके रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित किया, और जो आपके इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब